गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, कल अपन ने हॉलवॉक लेनार्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा था अपन ने, लेनार्ड हॉलवॉक एक्सपेरिमेंट। वहाँ पर मैंने देखा था कि ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से उत्सर्जित होता है, फिर वो एनोड में पहुँचता है, जिससे परिपथ में धारा पारित होती है, इसे हम प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। फिर उस आई की प्रकाश विद्युत धारा जो स्मॉल आई है, इसकी अप्लाइड वोल्टेज मतलब वी पर, आपतित फोटॉन्स की तीव्रता पर और आवृत्ति पर क्या क्या निर्भरता है, इसके बारे में अपन देख रहे थे। ठीक है, जिसमें अपन ने बच्चों धारा की वोल्टता पे निर्भरता तो अपन ने पढ़ ली थी। अब उस धारा की मतलब जो प्रकाश धारा स्मॉल आई है, इसकी तीव्रता और आवृत्ति पर निर्भरता क्या है, थोड़ा सा उसको देखें, एक आध क्वेश्चन अपन सॉल्व करें, फिर अपन स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, फिर अपन इसके अंदर स्टार्ट करेंगे बच्चों एक्सरे के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक्सरे करेंगे। चलो देखते हो यहाँ पे, इसमें देखिए टॉपिक की है बच्चों आई की, मतलब जो प्रकाश धारा स्मॉल आई की कैपिटल आई व न्यू पर निर्भरता। ठीक है, इस प्रकाश विद्युत धारा की तीव्रता व आवृत्ति पर निर्भरता, रेडिएशन जो अपन आपतित कर रहे हैं उसकी तीव्रता और आवृत्ति पे क्या निर्भरता है, ये चीज अपन देख रहे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो देखो, पहले यहाँ पे देखें, अपन ग्राफ बनाते हैं इसका, आई का न्यू के साथ ग्राफ क्या आता है। ग्राफ देखिए, अपन जानते हो बच्चों, जब दहली आवृत्ति न्यू नॉट या उससे कम आवृत्ति का प्रकाश लिया जाता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ ही नहीं, अर्थात धारा प्रारंभ भी नहीं होगी, धारा क्या रहेगी, जीरो। मीन्स ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, इस जगह न्यू नॉट से, इस बिंदु से। ये क्या शो कर रहा है, दहली आवृत्ति को। फिर जैसे अपन बच्चों यहाँ पे आवृत्ति बढ़ाएंगे, आवृत्ति बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की गतिज बढ़ेगी, गतिज बढ़ेगी तो पहले जैसे मान लो 100 फोटोन आ रहे थे, 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे कैथोड से, उनमें से केवल 20 ही एनोड पर पहुंच पा रहे थे, क्योंकि 20 की ऊर्जा थोड़ी ज्यादा थी इसलिए पहुंच पा रहे थे, बाकी 80 की ऊर्जा कम थी, नहीं पहुंच पा रहे थे। तो अगर अपन आवृत्ति बढ़ा देंगे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाएगी, 20 की जगह अब 30 पहुंच लगेंगे, और आवृत्ति बढ़ाएंगे तो 40 पहुंच लगेंगे, और आवृत्ति बढ़ाएंगे 50 पहुंच लगेंगे। तो आवृत्ति बढ़ाने पे धारा का मान भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, धारा मान बढ़ेगा, लेकिन एक कंडीशन ऐसे आएगी, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, सारे के सारे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जब एनोड पे पहुंच लग जाएंगे तो धारा संतृप्त अवस्था में आएगी, अर्थात फिर धारा का बढ़ना बंद हो जाएगा। अर्थात ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से। तो आवृत्ति बढ़ा रहे हैं, धारा बढ़ रही है, लेकिन एक लिमिट ऐसी आएगी जब संतृप्त अवस्था आ जाएगी, मतलब यहाँ पे ये संतृप्त धारा वाली स्थिति आएगी IS, तो ग्राफ इस IS मान से ज्यादा नहीं बढ़ पाता। ठीक है, तो ये आई की न्यू पर निर्भरता हो गई। अब देखें आई की तीव्रता पे निर्भरता क्या है, इसका ग्राफ देखें, आई की तीव्रता पर निर्भरता आई के साथ। तो चलो जैसे मान लो 100 में से हमने कहा 20 इलेक्ट्रॉन्स, 100 में से 20 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे एनोड पर। ठीक है, 100 फोटोन आए, 100 इलेक्ट्रॉन निकले, लेकिन पहुंचे केवल कितने, 20 पहुंच रहे मान लो, तो धारा 20 कारण बह रही है। ऐसे अगर मान लो तीव्रता डबल कर दें, मतलब 200 फोटोन गिराएं तो 200 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 20 की जगह 40 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे एनोड पर, क्योंकि अपन ने फोटोन की संख्या डबल कर दी है, तो एनोड पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी डबल हो गई है, जिससे धारा का मान डबल हो जाएगा, अर्थात धारा तीव्रता के साथ समानुपाती रूप में बढ़ती है। इस प्रकार से ग्राफ आता है, आई समानुपाती कैपिटल आई के अनुसार। ठीक है, समानुपाती रूप से वृद्धि हो रही होती है इसके अंदर, ये अपन देखते हैं। क्लियर? चलो बच्चों, इस पे एक एग्जाम्पल आपको समझाऊं, इस पे बेस अपन एग्जाम्पल देखें। जैसे मान लीजिए आपको ग्राफ दे रखा है आपको इस तरह से, आई वर्सेस न्यू पे देख रहे हैं क्वेश्चन इस तरह से, बच्चों आई वर्सेस न्यू, आई वर्सेस न्यू ग्राफ, ये दो ग्राफ दे रखे हैं इस प्रकार से। ये दो अलग अलग स्थितियां हैं, सिचुएशन ए एंड सिचुएशन बी बता रखी है आपको। एक तो ये ए स्थिति और एक ये बी स्थिति, मतलब मान लो दो अलग अलग तीव्रता के प्रकाश हैं, अलग अलग कार्यफलन वाली सतह पर गिर रहे हैं, जिनके लिए ये दो ग्राफ प्राप्त हो रहे हैं, एक ए और एक बी। तो आपको बताना है कि उच्च तीव्रता का प्रकाश उच्च कार्यफलन वाली सतह पे गिराया गया है या कम कार्यफलन वाली सतह पे गिराया गया है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलो देखो, पहले तो अपन देखें यहाँ पे, इसमें ए और बी स्थिति अपन ने यहाँ पे देख रखी है, तो यहाँ पे इसको अपन यहाँ पे लेके आए आगे। देखिए देखो, यहाँ बच्चों इसको मैं आगे बढ़ा के यहाँ पे लेके आऊँ इस जगह, इसको बढ़ा के यहाँ पे लेके आऊँ इस जगह। तो यहाँ पे देखिए संतृप्त धारा ज्यादा किसकी आ रही है, ए वाले के लिए, बी वाले के लिए? किसके लिए संतृप्त धारा ज्यादा बच्चों? ए वाली स्थिति में संतृप्त धारा ज्यादा है, मतलब ये ISA ये ISB को शो करेगा। ठीक है, बच्चों ये बिंदु ISA और ये बिंदु ISB को शो कर रहा है, ISA और ये ISB। तो हम देख रहे हैं संतृप्त धारा ज्यादा किस में आ रही है, ए वाली सिचुएशन में आ रही है। ठीक है, तो ए वाली सिचुएशन में संतृप्त धारा ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ
ISA इज ग्रेटर देन ISBA, ठीक है। इसलिए बच्चों तीव्रता जो आएगी, तीव्रता IA इज ग्रेटर देन क्या आएगी, IB। हम जानते हैं संतृप्त धारा और तीव्रता एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ठीक है। संतृप्त धारा किसके समानुपाती होती है, तीव्रता के समानुपाती होती है, तीव्रता IA ग्रेटर देन IB होगी, ठीक है। फिर अपन देखें बच्चों, तथा यहाँ देखो बच्चों आप इसमें ये इसको नीचे लेके आए तो ये बिंदु बता रहा है न्यू नॉट ए को, ये बिंदु न्यू नॉट ए को बता रहा है और ये बिंदु न्यू नॉट बी को बता रहा है। तो आप देखिए किसके लिए दहली आवृत्ति कम है, ए वाले के लिए। तो हम देखते हो बच्चों यहाँ पे न्यू नॉट ए लेस देन न्यू नॉट बी है। अतः यहाँ पे जो यहाँ पे इसमें देखिए कार्यफलन की बात करें, कार्यफलन फाई नॉट ए लेस देन क्या होगा, फाई नॉट बी। अतः बच्चों अधिक तीव्रता वाला प्रकाश किस पे गिराया जा रहा है, कम कार्यफलन वाली सतह पे गिराया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं अतः यहाँ उच्च तीव्रता या कहते हैं अधिक तीव्रता वाला प्रकाश, उच्च तीव्रता वाला प्रकाश कम कार्यफलन वाले पृष्ठ पर आपतित होता है या हो रहा है, ठीक है, आपतित हो रहा है, ये आ गया रिजल्ट। क्लियर, ये इस एग्जाम्पल के बारे में हो गया। ओके चलो अब आपको नेक्स्ट चीज समझाऊं उसके अंदर। ये तो अपन ने निर्भरता अपन ने देख ली। अब बच्चों देखो उसके बाद फिर नेक्स्ट अपन देखें, जब अपन जानते हैं एनोड और कैथोड के मध्य अपन विभवांतर क्या लगाते हैं, वी। विभवांतर वी लगाने से कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, फिर वो इलेक्ट्रॉन विभवांतर के द्वारा त्वरित होते हैं और एनोड पर पहुंचते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विभवांतर के कारण इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, E इंटू वी। याद करो अपन पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, किसी आवेश Q पर V विभवांतर लगाया जाए तो उसकी गति ऊर्जा में कितनी वृद्धि होती है, Q इंटू वी। तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ, उसके बाद उसकी गति ऊर्जा में वृद्धि हुई, एनोड पर पहुंचने पर इसकी वृद्धि का मान कितना हो गया, मतलब टोटल गति ऊर्जा कितनी आएगी। तो उसकी जो उत्सर्जन के समय गति ऊर्जा थी उसमें क्या ऐड कर देंगे, E इंटू वी ऐड कर देंगे, तो उसकी नई गति आ जाएगी एनोड पर पहुंचने पर। तो हम कह सकते हैं बच्चों देखो, यदि एनोड व कैथोड के मध्य विभवांतर V हो तो, एनोड व कैथोड के मध्य विभवांतर V हो तो एनोड पर पहुंचने पर इलेक्ट्रॉन की के डैश मैक्स बराबर क्या हो जाता है बच्चों, के मैक्स तो पहले थी, जब वो उत्सर्जित हुआ था उसमें क्या ऐड कर देंगे, E इंटू वी ऐड कर देंगे, ठीक है। ये जगह के डैश मैक्स इक्वल टू के मैक्स प्लस ई वी। क्लियर। अच्छा अब देखो यहाँ पे इस पे सोल्व एक क्वेश्चन यहाँ दिखा रखा है इस पे, चलो क्वेश्चन देखें तो क्या आएगा इसका सोल्यूशन। देखिए आपसे कह रहा है यहाँ पे EPH बराबर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन को हम इस कार्यफलन वाले कैथोड पे गिरा रहे हैं, कैथोड से उससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एनोड पर पहुंचने पर क्या होगी बतानी है। तो पहले अपन देखें उत्सर्जन के समय के मैक्स कितना आ रहा है बच्चों, के मैक्स जो आइंस्टीन की समीकरण होती है अपन जानते हैं, उत्सर्जन के समय इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा कैसे निकालते हैं, EPH माइनस फाई नॉट करके। तो EPH कितना है यहाँ पे 6, ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे कितना 2, तो कितना आ गया ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट अपन देखें यहाँ पे, फर्स्ट का मान हमें देगा कितना, V इक्वल टू कितना दिया बच्चों 3 वोल्ट दिया है, V इक्वल टू 3 वोल्ट गिवन है आपको, ठीक है। इसलिए बच्चों यहाँ पे के ई डैश मैक्स इक्वल टू निकालेंगे तो ये लगाएं के ई मैक्स प्लस ई वी, के ई मैक्स प्लस ई वी का यूज कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे के ई मैक्स कितना बच्चों, के ई मैक्स का मान तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस ई वी का मान कितना है 3 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट रख दिया अपन ने वी का मान, तो कितना हो गया ये 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह जाएगा इसका आंसर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब तो उसका फिर अपन देखें सेकंड वाली कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में देखो यहाँ पे कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर दिया 3 वोल्ट, इसका मतलब V का मान -3 है, क्योंकि अपन V क्या लिया बच्चों यहाँ पे, V क्या था, एनोड व कैथोड के मध्य विभवांतर V था, मतलब एनोड माइनस कैथोड, इसका मान V था, ठीक है। अब यहाँ पे
कैथोड माइनस एनोड का मान दे रखा है 3, तो एनोड माइनस कैथोड का मान क्या हो जाएगा, -3 लेना पड़ेगा। तो मतलब V इक्वल टू कितना यहाँ पे -3 है, ये गिवन है आपको। ठीक है, इसलिए बच्चों यहाँ पे के डैश मैक्स फाइंड करेंगे, के डैश मैक्स इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस ई इंटू -3 वोल्ट, तो कितना बन जाएगा ये हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा रिजल्ट। के मैक्स इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये रिजल्ट आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। यहाँ तक तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरे के बारे में। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो कंप्लीट हो गया अपना, अब अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरे। एक्सरे क्या होता है, देखो एक्सरे एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में होती है। जैसे अपन जानते हैं पराबैंगनी किरणें, ठीक है, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगें, ठीक है, उसके अलावा जो प्रकाश तरंगें होती हैं वो भी, ये सारी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगें ही है। एक्सरे भी विद्युत चुंबकीय तरंगें ही है, मतलब फोटोन के रूप में होती है एक्सरे। जैसे प्रकाश फोटोन के रूप में गति करता है, ऐसे एक्सरे भी फोटोन के रूप में ही होती है। ठीक है, तो जो इसको सबसे पहले इसकी जो खोज की थी वो की थी रोंजन साइंटिस्ट ने। ठीक है, कैसे की थी वो सारी चीजें अपन समझेंगे। तो जो यहाँ पे देखिए एक्सरे, इसकी जो खोज करता है कौन है बच्चों, खोज करता रोंजन, खोज करता रोंजन साइंटिस्ट है इसका, रोंजन साइंटिस्ट ने बताया था एक्सरे के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था बच्चों, इन्होंने बताया था कि जब भी कोई उच्च गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन पुंज, उच्च गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन पुंज किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाले लक्ष्य पर टकराता है, उच्च परमाणु क्रमांक वाले लक्ष्य पर टकराता है, तो उस लक्ष्य से एक्सरे का उत्पादन होता है, मतलब एक्सरे किरणें निकलती ही हमें प्राप्त होती हैं। तो किस प्रकार से बच्चों, देखिए क्या कहना चाहते हैं इसके अंदर, ये लाइन यूं समझ रहे अपन। देखिए क्या बताया था रोंजन ने, ये कहा था कि जब बच्चों उच्च काइनेटिक एनर्जी, जब उच्च गतिज ऊर्जा, उच्च काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन पुंज, उच्च गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन पुंज, मतलब इसे बोलते हैं कैथोड किरणें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पुंज को, कैथोड किरणें भी कहते हैं। किसको, इलेक्ट्रॉन पुंज को कैथोड किरणें। ठीक है, जब उच्च गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन पुंज लक्ष्य से टकराता है, लक्ष्य और लक्ष्य का जेड उच्च होना चाहिए, लक्ष्य जिसे एनोड भी बोलते हैं, एनोड भी कहते हैं लक्ष्य को, एनोड से टकराता है, मतलब लक्ष्य का बच्चों यहाँ पे जेड क्या होना चाहिए, उच्च, वो आगे लिखा दूंगा आपको मैं लक्ष्य की गुण के अंदर। ठीक है, लक्ष्य से टकराता है तो लक्ष्य से कैथोड किरणें उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो लक्ष्य से कैथोड, सॉरी, लक्ष्य से एक्स किरणें फोटोन, लक्ष्य से एक्सरे फोटॉन्स का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो लक्ष्य से एक्सरे फोटॉन्स का उत्सर्जन होता है। तो ये सारी चीजें इस डायग्राम में समझा रखी है, इसे बोलते हैं कूलीज नली का। ठीक है, ये जो पूरा एपरेटस है, पूरा जो प्रयोग है, ये किसने किया था, कूलीज ने। ठीक है, मतलब किस तरह से एक्सरे उत्पादन किया है वो चीज अपन देख रहे हैं इस प्रयोग में, इसे बोलते हैं कूलीज नली का बोलते हैं। तो देखिए क्या कहना था मैं, एक्स किरणें मतलब एक्सरेज चित्रानुसार, एक्स किरणें चित्रानुसार कूलीज नलिका में उत्पन्न की जाती हैं, कूलीज नलिका में उत्पन्न की जाती हैं। ठीक है, ये बच्चों एक्स किरण नलिका, ये कूलीज नलिका दिखा रखी है। क्या होता है बच्चों कूलीज नलिका में, देखिए ये कैथोड है और एक ये एनोड है, ये कैथोड और ये एनोड। जो एनोड बच्चों प्राय मॉलिब्डेनम का यूज करते हैं, क्योंकि इसका जेड उच्च होता है और जो इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो सारी प्रॉपर्टीज एनोड में पाई जाती है, मॉलिब्डेनम में पाई जाती है। सारी प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टी वो भी आपको लिखा दूंगा मैं। ठीक है, मॉलिब्डेनम बेस्ट धातु होती है इसके लिए। तो चलो देखिए, अब यहाँ पे इसमें कैथोड से हम इलेक्ट्रॉन पुंज उत्सर्जित करना शुरू करते हैं, पीछे फिलामेंट लगाते हैं, ये फिलामेंट लगा रखा है, इसमें हम धारा पारित करेंगे, इससे फिलामेंट गर्म हो जाएगा। ठीक है, फिलामेंट गर्म हो जाएगा तो क्या करेगा, इस कैथोड गर्म करेगा, जिससे कैथोड गर्म होगा और
यहाँ से कैथोड से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन स्टार्ट हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं तापायनिक उत्सर्जन, ताप के द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। तो हमने फिलामेंट करंट की सहायता से कैथोड गर्म किया, जिससे यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ। तो जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित करेंगे उतना ज्यादा ये गर्म होगा, उतनी ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन पुंज निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ज्यादा संख्या में। फिर तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उनकी गति बहुत ही कम होती है। अब बहुत ही कम होती है उसको बच्चों फिर यहाँ से हमें उच्च गति प्रदान करनी है। तो यहाँ पे एनोड, कैथोड और एनोड के मध्य हम उच्च विभवांतर लगाते हैं 1000 किलोवोल्ट के रूप में, कई सारे, ठीक है, मतलब कई हजारों किलोवोल्ट विभवांतर आरोपित किया था, जिसे पहले यहाँ 50,000 किलोवोल्ट, ठीक है। तो 50,000 किलोवोल्ट मतलब 50 किलोवोल्ट मतलब 50,000 वोल्ट यहाँ पे विभवांतर लगा है, 50 किलोवोल्ट एनोड और कैथोड के मध्य, जिससे बच्चों जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित हुए यहाँ से जाते आते इनकी गति बढ़ती है और यहाँ पे उच्च गति जो है टकराते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन की यहाँ पहुंचने पर गति ऊर्जा क्या होगी, E इंटू वी। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, E इंटू वी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी बराबर E इंटू वी, ठीक है। तो अपन यहाँ पे इस पे V वोल्ट लगाए, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी आएगी कितनी आएगी, E इंटू वी। इस इलेक्ट्रॉन इतनी गति के इलेक्ट्रॉन पुंज फिर यहाँ पे टकराते हैं उच्च गति ऊर्जा से, क्योंकि वोल्टेज काफी उच्च है, ठीक है। फिर यहाँ से एक्सरे का उत्सर्जन होता है, ठीक है। और तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, तो इसकी एफिशिएंसी जो होती है लगभग 1% होती है। एफिशिएंसी 1% मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ टकरा रहे हैं उच्च गति ऊर्जा से, तो इन इलेक्ट्रॉनों की 99% एनर्जी तो क्या होती है यहाँ पे ऊष्मा के रूप में क्षय जाती है। केवल 1% ऊर्जा जो है इन पुंज की, इलेक्ट्रॉन पुंज की 1% ऊर्जा ही एक्सरे फोटोन में काम आती है, एक्सरे फोटोन के रूप में प्राप्त होती है। तो 99% तो यहाँ पे ऊष्मा के रूप में क्षय हो रही है। तो ये एनोड का जो बहुत गर्म हो जाएगा ऊष्मा के कारण, तो उसको तुरंत ठंडा करना भी जरूरी है। तो ठंडा करने के लिए हम पीछे क्या लगाते हैं, शीतलक, मतलब कोई पानी का कोई भी चीज, इसको ठंडा करने के लिए शीतलक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो पानी भरा हुआ है, शीतलक का उपयोग करता, ताकि यहाँ जो हीट उत्पन्न हो रही है उससे साथ साथ ये एनोड ठंडा भी होता रहे, ठीक है। ये चीज अपन देखते हैं। और तो फिर जब ये एनोड इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जक यहाँ पहुंचेंगे तो इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो इसके विपरीत दिशा में परिपथ में धारा प्रवाहित होती है आई, ठीक है, आई धारा प्रवाहित होती है। इस आई का मान कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन, टी समय में यहाँ से एन इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच रहे हैं, स्मॉल टी समय में यहाँ से एन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच रहे हैं। तो धारा का मान निकाले तो आई बराबर क्या होता है अपन जानते हैं, क्यू अपॉन टी, और क्यू का मान रख देंगे एन इंटू ई, एन इंटू ई। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन टाइम। इससे निकाल सकते हैं इस परिपथ में धारा का मान, या धारा आपको दे रखी है और पूछ ले कि बताइए प्रति सेकंड यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं, इसके पूछ ले आपसे, तो टाइम का मान 1 रख देंगे, धारा का मान दिया गया होगा, आवेश क्यू अपन जानते ही है, तो सॉल्व करके एन का मान निकाल लेंगे, ठीक है। आई बराबर एन ई बटा टी करके हम यहाँ पे सॉल्व करके स्मॉल एन का संख्या का मान निकाल सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, ठीक है। बात पहले पड़ी। और फिर एक दो चीज और, जैसे यहाँ बच्चों इस पे ये एनोड और कैथोड है, इसके बीच विभवांतर अपन ने वी लगा रखा है, और अगर आपको मान लो यहाँ पे दूरी दे रखी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी डी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी डी है, तो बताइए एनोड और कैथोड के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होगा। बिल्कुल वैसे कैपेसिटर अपन जानते हैं, कैपेसिटर 2 प्लेटें होती हैं, ठीक है, एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव, मतलब 2 अपन विभवांतर वी लगाते हैं। कैपेसिटर की प्लेटों पे वी विभवांतर लगाते हैं, उनके बीच दूरी डी होती है, तो कैपेसिटर के बीच विद्युत क्षेत्र कितना होता है, ई बराबर वी अपॉन डी। तो यहाँ भी हमसे पूछे कि एनोड और कैथोड के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, तो ई बराबर वी अपॉन डी कर सकते हैं। वी विभवांतर है और डी यहाँ पे दूरी अंतर है। आगे आएंगे ऐसे न्यूमेरिकल्स, तो अभी हल्का समझा रहा हूँ क्या क्या पूछ सकता है आपसे, ठीक है। ये चीज अपन देखी। अब बच्चों यहाँ पे इसके अंदर ये जो एक्सरे उत्पादन की प्रक्रिया है, ये बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जस्ट अपोजिट है। क्यों है अपोजिट, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है बच्चों, सतह पर फोटोन आए थे और वहां से इलेक्ट्रॉन निकले थे। यहाँ क्या हो रहा है, सतह पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और वहां से फोटोन निकल रहे हैं, उल्टा हो रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक स्टार पॉइंट के रूप में कि जो एक्सरे उत्पादन प्रक्रिया बच्चों, देखिए समझे क्या कह रहा हूं मैं, एक्सरे उत्पादन प्रक्रिया पीईई की ठीक पीई से ठीक विपरीत होती है, ठीक विपरीत होती है, पी से ठीक विपरीत होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ फोटोन का उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन द्वारा हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ सतह पर आपतित इलेक्ट्रॉन्स द्वारा
फोटोन उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है, उत्सर्जन होता है, ये देखा अपन ने, ठीक है, सतह पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उससे फोटोन का उत्सर्जन हो रहा है, क्लियर, ये चीज देखी अपन ने। उसका बच्चों फिर आपसे कहा इसकी दक्षता कितनी होती है, लगभग 1%, ठीक है, मतलब एक्सरे उत्पादन की दक्षता, ठीक है, एक्सरे उत्पादन की दक्षता लगभग 1% होती है, 1% होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पुंज की 99% ऊर्जा, 99% ऊर्जा, 99% ऊर्जा किसमें, ऊष्मा के रूप में, ठीक है, एनोड पर ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है, एनोड पर ऊष्मा के रूप में क्षय होती है, मतलब केवल 1% ही जो ऊर्जा है वो एक्स से उत्पादन में काम आ रही है, 99% तो यहाँ पे एनोड पर ऊष्मा के रूप में क्षय हो गई है। तो जो इसलिए यहाँ पे एनोड की हमें क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एनोड में से कौन कौन से गुण होने चाहिए ताकि आराम से एक्सरे का उत्पादन हो, कोई दिक्कत भी नहीं हो। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या गुण होने चाहिए। पहली चीज तो अपन देखें यहाँ पे इसमें गुण क्या है, देखिए एनोड के गुण, एनोड मतलब लक्ष्य के गुण अपन देख रहे हैं, लक्ष्य जो है, लक्ष्य के गुण, लक्ष्य के गुण, पहला पॉइंट बच्चों, फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पे क्या होना चाहिए एनोड के लिए, इसकी जो एनोड की बच्चों यहाँ पे जेड है काफी उच्च होना चाहिए, जेड बराबर उच्च, जेड इज इक्वल टू उच्च, मतलब इसका परमाणु क्रमांक उच्च होना चाहिए। क्यों उच्च होना चाहिए, ताकि यहाँ पे बच्चों उच्च ऊर्जा के एक्सरे उत्पादन हो सके, ताकि बच्चों ईपीएच बराबर उच्च, मतलब उच्च फोटोन ऊर्जा के एक्सरे प्राप्त हो, ईपीएच बराबर उच्च वाले एक्सरे फोटोन, ठीक है, एक्स फोटोन उत्सर्जित हो। क्यों बच्चों ऐसा क्यों होता है, देखिए जेड इक्वल टू उच्च क्यों लेते हैं, हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, जब सतह पर जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुंज टकराता है वहां से एक्सरे का उत्सर्जन क्यों होता है, क्योंकि बच्चों जब इलेक्ट्रॉन पुंज टकराता है उसकी वजह से यहाँ पे जो परमाणु है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आप याद करो अपन ने पढ़ा था एच परमाणु में स्पेक्ट्रम के बारे में, एच परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किसी उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो जो उसकी ऊर्जा अंतराल है, जैसे सेकंड से फर्स्ट में कूदा तो सेकंड और फर्स्ट की जो ऊर्जा अंतराल है, ठीक है, उतनी ऊर्जा का वहां से फोटोन निकलता है, ठीक है। तो एच एटम में तो अपन जानते हैं ऊर्जा कितनी होती है, सेकंड और फर्स्ट के मध्य ऊर्जा अंतराल 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मतलब केवल कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोटोन जो निकल रहा होता है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन निकल रहा होता है, जबकि एक्सरे फोटोन की ऊर्जा तो बच्चों हजारों वोल्ट के रूप में होती है, हजारों इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में होती है। तो वहाँ पे ऊर्जा स्तर भी किस ऊर्जा के किस लेवल के होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले होने चाहिए, ठीक है। परमाणु के अंदर जो ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा है वो भी हजारों इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में होनी चाहिए, तभी वहां पे जब संक्रमण होंगे तो उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा भी हजारों इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में प्राप्त होगी। तो तभी पॉसिबल है जब उनका जेड काफी उच्च हो, ठीक है। और हम जानते हैं उच्च कोई भी जो ऊर्जा स्तर होते हैं, ऊर्जा स्तर की ऊर्जा जो अपन पहले एच परमाणु लिख चुके हैं कि जो जेड स्क्वायर के समानुपाती होती है, ऊर्जा का मान फोटोन की ऊर्जा जेड स्क्वायर के समानुपाती होती है। तो जितना उच्च आप जेड काम में लोगे उतनी ही उच्च ऊर्जा स्तर यहाँ पे अवेलेबल होंगे, ऊर्जाएं अवेलेबल होंगी इसकी, और उनके अंदर जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होगा तो उच्च ऊर्जा वाले एक्सरे फोटोन निकलेंगे। वो आगे आएगा, अपन पढ़ेंगे डिटेल में। तो पहली बात तो यहाँ पे जेड इक्वल टू होना चाहिए उच्च। सेकंड बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी अपन देखें यहाँ पे ये जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक उच्च होना चाहिए, गलनांक बराबर उच्च। क्यों है उच्च, समझ ही गए होंगे आप, क्योंकि बच्चों यहाँ पे इसके अंदर उच्च ऊष्मा उत्पन्न होती है, उस पर पिघले नहीं, ठीक है, उच्च ऊष्मा से पिघले नहीं, ताकि उच्च ऊष्मा से पिघले नहीं, ताकि उच्च ऊष्मा से पिघले नहीं, इसलिए गलनांक क्या होना चाहिए उसका, उच्च होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट अपन देखें बच्चों, इसके अंदर थर्ड पॉइंट यहाँ पे इसका बच्चों उसकी ऊष्मा चालकता भी उच्च होनी चाहिए,
ऊष्मा चालकता मतलब उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये भी उच्च होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी चालकता, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं इसकी इस सतह पर ऊर्जा मतलब ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसकी पीछे वाली सतह पे तो इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं। तो जैसे मान लो इतना मोटा अपन ने कैथोड यूज किया, तो यहाँ पे एनोड इतना मोटा है, तो यहाँ पे इस जगह इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं, तो ऊष्मा कहाँ आ रही है? इस पे। ये वाली सतह तो ठंडी है पहले से ही, तो यहाँ पे इधर से पिघलना स्टार्ट हो जाएगा फिर तो ये, तो यहाँ पे जो ऊष्मा उत्पन्न है तुरंत अंदर से होकर इधर चल जाए, और यहाँ पानी है उससे ठंडी होती रही फटाफट फटाफट, ये एनोड ठंडा होता रहे। अर्थात इस धातु की चालकता क्या होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए, ताकि जो यहाँ ऊष्मा उत्पन्न हुई इस तरफ वो तुरंत इधर जाके पानी के द्वारा ठंड अवशोषित होती रहे। ठीक है, तो यहाँ पे चालकता उच्च होनी, ताकि ठीक है, ताकि बच्चों क्या उसको तुरंत ठंडा किया सके, ताकि तुरंत ठंडा हो सके, ताकि तुरंत ठंडा हो सके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शीतलक लगाए वरना ठंडा ही नहीं हो पाएगा जल्दी। उसके बाद फिर फोर्थ, इसकी यांत्रिक क्षमता भी उच्च होनी चाहिए। यांत्रिक क्षमता बराबर उच्च। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से टकरा रहे हैं, तो उच्च गति बहुत हाई वेलोसिटी टकराते हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ये टूट भी सकता है टक्कर से। तो ऐसा होना चाहिए कि टक्कर से टूटे नहीं, मतलब इसकी यांत्रिक क्षमता उच्च होनी चाहिए, मतलब दृढ़ होना चाहिए, उच्च दृढ़ होना चाहिए, टूटे नहीं है। ठीक है, ताकि इलेक्ट्रॉनों की टक्कर से टूटे नहीं, इलेक्ट्रॉन की टक्कर से टूटे नहीं। ठीक है, ये अपन है किसकी प्रॉपर्टीज, किसकी? एनोड की, मतलब ये प्रॉपर्टीज के अंदर होनी चाहिए। आई वो समझ में? अब देखो यहाँ पे एक्सरे की प्रॉपर्टी अपन देखें, अभी तो अपन ने पढ़ा एनोड की प्रॉपर्टी। अब जो एक्सरे, जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं एक्सरे के बारे में, एक्सरे के क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में अपन देखें, तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे, एक्सरे के गुण। ठीक है, एक्सरे के क्या क्या गुण होते हैं अपन देखने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे। देखिए यहाँ पे देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन देखें, ये बच्चों एक्सरे जो है बिल्कुल प्रकाश की तरह ही विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, अर्थात प्रकाश के सभी गुणों को, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, या फिर हम देखें कि किसी प्रकाश के रास्ते में मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है तो पीछे छाया बनती है, वो सारे गुण एक्सरे के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यह प्रकाश की तरह विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अतः प्रकाश के सभी गुणों, कौन कौन से गुणों बताओ? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, या कहते हैं वस्तु की छाया बनना इत्यादि, ठीक है, को दर्शाती है। मतलब जो प्रकाश के सभी गुण होते हैं वो इसके अंदर ही पाए जाते हैं, सीधी सी बात है। प्रकाश के जितने भी गुण हैं सारे गुण इसके अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, प्रकाश की तरह विद्युत चुंबकीय की तरह प्रकाश के सभी गुणों को दर्शाती है। ठीक है, उसके बाद फिर अपन देखें इसके अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ पे जो इसकी ऊर्जा होती है बिल्कुल फोटोन के रूप में, जब प्रकाश के फोटोन होते हैं इसके भी फोटोन ही है। तो फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? hc/λ, या कहते हैं hν। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो इनकी जो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है EPH। ठीक है, यहाँ EPH का जो फॉर्मूला है फोटोन एनर्जी, तो फोटोन एनर्जी का फॉर्मूला होता है hν, या कहते हैं hc/λ। बच्चों, या यहाँ भी 1/4 कर सकते हैं, यहाँ भी आप 1/4 कर सकते हो। मिस EPH बराबर 12400/λ। मिस लैम्डा का मान आप रखोगे बच्चों किसमें? एंगस्ट्रॉम में रखोगे तो डायरेक्ट रिजल्ट किसमें आएगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त होगा आपको। ठीक है, डायरेक्ट ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में प्राप्त होगी अगर अपन यहाँ पे लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रख रहे हैं तो। ठीक है, पहली बात तो ये। अब तो अगर यहाँ पे इसमें देखिए, अगर यहाँ पे जो एक्सरे अपन यूज कर रहे हैं इसकी वेवलेंथ अगर वेरी स्मॉल है, तरंग दैर्ध्य वेरी स्मॉल है, यदि समझ आ देखो क्या कह रहा हूं मैं, यदि लैम्डा इज इक्वल टू स्मॉल, यदि लैम्डा इज इक्वल टू अल्पे,
लैम्डा इज इक्वल टू अल्प, मतलब एक्सरे की मतलब कम तरंग दैर्ध्य वाली अगर एक्सरे लैम्डा का मान अगर अल्प है तो उस केस में यहाँ पे हम देखते हैं कि जो EPH का मान क्या होगा, उच्च। ठीक है, इसकी फोटोन ऊर्जा क्या होगी बच्चों, उच्च होगी। फोटोन ऊर्जा उच्च है तो उसकी भेदन क्षमता भी क्या होगी, उच्च। भेदन क्षमता मतलब अगर किसी पदार्थ में अपन एक्सरे आपतित कर रहे हैं तो अंदर कितनी दूरी तक वो पदार्थ के अंदर प्रवेश कर सकती है, उसे बोलते हैं भेदन क्षमता। ठीक है, तो यहाँ पे EPH का मान उच्च है तो बच्चों उसकी जो भेदन क्षमता है, भेदन क्षमता, भेदन क्षमता भी क्या होती है बच्चों, उच्च होती है। भेदन क्षमता उच्च। और जो भेदन क्षमता अगर उच्च है तो उसकी आयनन क्षमता अल्प होती है। आयनन क्षमता, ठीक है, आयन क्षमता बच्चों उसकी फिर अल्प होती है, हमें याद रखना है। ठीक है, आयन क्षमता बराबर अल्प। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ये जो आयन क्षमता है, आयन क्षमता और भेदन क्षमता में जो संबंध होता है ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि बच्चों आयनन क्षमता, आयनन क्षमता प्रोपोर्शनल टू होती है 1 भेदन क्षमता, भेदन क्षमता। ठीक है, यहाँ बच्चों आयन क्षमता मतलब क्या है कि किसी परमाणु से टकराकर, ठीक है, उस परमाणु को आयनित कर देना। तो एक्सरे की आयन क्षमता जो होती है वो काफी कम होती है क्योंकि इसकी भेदन क्षमता काफी ज्यादा है। ठीक है, तो जो ये इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं इसकी भेदन क्षमता ज्यादा होती है, आयन क्षमता अल्प होती है। चलो इसकी और प्रॉपर्टी अपन देखें। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें कुछ इसकी और। अब चलो यहाँ पे कूलिज नलिका में अगर अपन देखें, कूलिज नलिका में अगर इस वोल्टेज का मान चेंज करें तो यहाँ पे एक्सरे पे क्या फर्क पड़ेगा, इस फिलामेंट धारा को चेंज करें तो एक्सरे पर क्या फर्क पड़ेगा, वो प्रॉपर्टी अपन देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसके अंदर यदि कूलिज नलिका में कूलिज नलिका में कूलिज नलिका में यदि तो देखो कूलिज नलिका में यदि कूलिज नलिका में यदि अपन वोल्टेज का मान इंक्रीज करें, ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट, यदि बच्चों अपन वोल्टेज का मान इंक्रीज कर रहे हैं, विभवांतर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो विभवांतर को बढ़ाने पर, विभवांतर बढ़ाने पे क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन पुंज की गति ऊर्जा बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, काइनेटिक ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगी तो जितनी ज्यादा उच्च गति ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन जब आते हैं तो उच्च ऊर्जा के एक्सरे निकलते हैं। जितनी उच्च ऊर्जा के आप इलेक्ट्रॉन काम में लोगे उतनी ही उच्च ऊर्जा के एक्सरे भी उत्सर्जित होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, EPH का मान भी क्या होगा, ज्यादा। EPH मतलब फोटोन की जो ऊर्जा है, एक्सरे फोटोन की ऊर्जा, ये भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। EPH का मान भी इंक्रीज होगा। अब EPH का मान इंक्रीज होगा तो हम देखते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, EPH बराबर क्या होता है, HNU, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज, एंड लैम्डा क्या होगी बच्चों, डिक्रीज। ठीक है, आवृत्ति बढ़ेगी, ठीक है, आवृत्ति बढ़ेगी और तरंग दैर्ध्य घटेगी, आवृत्ति बढ़ेगी तरंग दैर्ध्य घटेगी। बात पहले पड़ी। तो आपको इस एक्सरे की तरंग दैर्ध्य को कंट्रोल करना है कि इतनी तरंग दैर्ध्य वाले एक्सरे निकले या ज्यादा तरंग दैर्ध्य वाले निकले एक्सरे या कम तरंग दैर्ध्य वाले एक्सरे निकले, तो उसके लिए हम इस वोल्टेज की सहायता ले सकते हैं। तो जितना उच्च वोल्टेज काम में लोगे उतनी अल्प तरंग दैर्ध्य की आपको एक्सरे प्राप्त होती है। ठीक है, ये चीज अपन देख ली। उसके बाद फिर अपन देखें यहाँ पे इसके अंदर सेकंड पॉइंट, यदि बच्चों IF का मान, IF मतलब तंतु धारा, ये जो फिलामेंट करंट है, IF क्या है, फिलामेंट करंट, तंतु धारा, यदि फिलामेंट करंट को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे फिलामेंट करंट को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा बच्चों, जितनी ज्यादा धारा उत्पन्न होती है यहाँ पे कैथोड पर उतनी ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो हम कह सकते हैं कैथोड पर ऊष्मा इंक्रीज होगी, कैथोड पर ऊष्मा इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ऊष्मा इंक्रीज होगी मतलब कैथोड जितना गर्मी फील करेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को उत्सर्जित करेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बच्चों, इंक्रीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी इंक्रीज होंगे, मतलब जो उत्सर्जित फोटोन है उनकी संख्या भी क्या होगी, इंक्रीज। तो फोटॉन्स की संख्या इंक्रीज हो रही है तो ऐसा हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज तीव्रता। ठीक है, फोटोन की तीव्रता जो है एक्सरे की तीव्रता वो इंक्रीज होगी, आई।
कि हम जानते हैं बच्चों तीव्रता का संबंध पढ़ा ही है ना पिछला चैप्टर। तीव्रता का संबंध किससे होता है बच्चों? फोटॉन्स की संख्या से। तो फोटॉन्स की संख्या इंक्रीज हो रही है अर्थात तीव्रता इंक्रीज हो रही है। तो कुल मिलाकर रिजल्ट क्या निकल के आया कि अगर एक्सरे की आपको तीव्रता कंट्रोल करनी है तो किसकी सहायता लेंगे? फिलामेंट करंट की। फिलामेंट करंट बढ़ा दो तीव्रता बढ़ जाएगी, घटा दो तीव्रता घट जाएगी। तीव्रता मतलब संख्या से, जो फोटॉन्स यहाँ पे उससे उनकी संख्या से मतलब है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं बच्चों अतः 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 एक्सरे एक्सरे की लैम्डा एक्सरे की लैम्डा किससे कंट्रोल होती है? वोल्ट से, विभवांतर V से, विभवांतर V से तथा तीव्रता तीव्रता फिलामेंट धारा से, फिलामेंट धारा IF से नियंत्रित की जाती है। ठीक है, तो हमें एक्सरे की लैम्डा विभवांतर V से तथा तीव्रता फिलामेंट धारा से नियंत्रित की जाती है, अपन देख लिया। क्लियर? तो अगर हमें तीव्रता कंट्रोल करनी है तो फिलामेंट धारा की हेल्प लेंगे, और हमें लैम्डा कंट्रोल करना है तो विभवांतर की हेल्प लेंगे। ठीक है, ये आ गया रिजल्ट। उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट अपन समझे, एक्सरे को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो उच्च ऊर्जा वाली एक्सरे और एक कम ऊर्जा वाली एक्सरे। ठीक है, उच्च ऊर्जा वाली एक्सरे को बोलते हैं बच्चों कठोर एक्सरे। ठीक है, मतलब इनके फोटोन की ऊर्जा उच्च होती है अर्थात तरंग दैर्ध्य अल्प होती है। तो अगर अल्प तरंग दैर्ध्य, छोटी तरंग दैर्ध्य वाली एक्सरे तो उसे हम क्या बोलेंगे? कठोर एक्सरे। और अगर उच्च ऊर्जा वाली मतलब अल्प ऊर्जा वाली या कहते हैं ज्यादा तरंग दैर्ध्य वाली एक्सरे, उसे बोलते हैं कोमल एक्सरे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें कठोर एक्सरे क्या होती है? कठोर एक्सरे इनकी ऊर्जा क्या होती है? उच्च होती है बच्चों। ठीक है, इसका उपयोग भी होता है, ये क्रिस्टल संरचना में इसका उपयोग करते हैं। क्रिस्टल संरचना अध्ययन में उपयोग, इसका उपयोग बच्चों क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में उपयोग करते हैं। कठोर एक्सरे का क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसकी ऊर्जा क्या होती है? उच्च ऊर्जा होती है। ठीक है, इसलिए तरंग दैर्ध्य क्या होगी? अल्प। ऊर्जा उच्च, तरंग दैर्ध्य अल्प। तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है बच्चों? लैम्डा इज इक्वल टू 0.1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। ठीक है, कठोर एक्सरे की तरंग दैर्ध्य अल्प होती है। और दूसरी बात कोमल एक्सरे, जो कोमल एक्सरे, सॉफ्ट एक्सरे जो है बच्चों, इसके लिए इसका जो उपयोग होता है, सॉफ्ट एक्सरे का उपयोग हम ट्रीटमेंट में काम लेते हैं। जब अपन देखते हैं हमारी कहीं हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है या फिर हमारी बॉडी में कोई स्टोन होती है, पथरी होती है, तो उसकी जांच के लिए हम जो एक्सरे काम में लेते हैं वो कोमल एक्सरे का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये क्योंकि कम ऊर्जा वाली एक्सरे होती हैं अर्थात हमारी बॉडी पे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालती। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोमल एक्सरे का उपयोग किसमें करते हैं? ट्रीटमेंट में। ठीक है, उपचार में इसका उपयोग किया जाता है, चिकित्सा में इसका उपयोग होता है। ठीक है, चिकित्सा में उपयोग, ठीक है, इसका उपयोग चिकित्सा में होता है, मतलब बॉडी में वो जो बोन्स है मतलब हड्डी में कहीं फ्रैक्चर हो उसको पता करने के लिए इत्यादि इसका उपयोग चिकित्सा में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो लैम्डा होता है, इसका लैम्डा थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि ऊर्जा कम होती है। तो 10 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के मध्य इसका मान होता है, 10 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के मध्य। ठीक है, तो ये चीज अपन ने कुछ एक्सरे के बारे में अपन ने कुछ प्रॉपर्टीज अपन देखी, एक्सरे प्रॉपर्टी। अब बच्चों उसके बाद फिर अपन देखते हैं कि यहाँ पे ये जो देखिए एक्सरे, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पुंज यहाँ टकरा रहा है तो यहाँ से फिर एक्सरे निकल रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल हो क्या रहा है इसके अंदर, इस एनोड के अंदर हो क्या रहा है, इससे एक्सरे का उत्पादन हो रहा है। तो वो सारी चीजें पढ़ेंगे, यहाँ पे एक्सरे की डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, उसे बोलते हैं एक्सरे स्पेक्ट्रम। मतलब जो यहाँ पे एक्सरे का उत्सर्जन हुआ है उसमें कौन कौन सी तरंग दैर्ध्य उपस्थित होती है, कहाँ से उनका उत्सर्जन हो रहा है, क्यों उसका उत्सर्जन हुआ है, तो वो सारी चीजें पढ़ेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट में। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों एक्सरे के स्पेक्ट्रम के बारे में। तो चलो अब समझते हैं अपन एक्सरे स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, एक्सरे स्पेक्ट्रम आपको समझाया था मैंने कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब लक्ष्य नाभिक से टकराते हैं, ठीक है, तो वहां से एक्सरे का उत्सर्जन होता है। तो क्यों होता है उत्सर्जन, वही चीज अपन अब देखने जा रहे हैं बच्चों यहाँ पे इसमें। तो देखिए यहाँ बच्चों परमाणु, जब इलेक्ट्रॉन लक्ष्य परमाणु से टकराता है
तो वहां पे दो घटना घटित हो सकती है कि जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, एक तो ये कि लक्ष्य नाभिक से टक्कर करे अर्थात लक्ष्य नाभिक से अंतःक्रिया करे, ठीक है, और उस अंतःक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कुछ ऊर्जा में हानि हो जाती है, उसके कारण जो एक्सरे स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, एक्सरे फोटोन उत्सर्जित होता है, उसे हम बोलते हैं सतत स्पेक्ट्रम, ठीक है। और दूसरी घटना ये हो सकती है कि आने वाला इलेक्ट्रॉन लक्ष्य परमाणु के किसी परमाणु से टक्कर करके उसे बाहर निकाल दे, आने वाला इलेक्ट्रॉन लक्ष्य परमाणु के किसी इलेक्ट्रॉन से टक्कर करके उसे बाहर निकाल दे, जिसके कारण अंदर संक्रमण स्टार्ट हो जाते हैं। उनके कारण जो एक्सरे फोटोन उत्सर्जित हुए हैं उन्हें बोलते हैं अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो जो एक्सरे का जो संपूर्ण स्पेक्ट्रम है उसमें ये दो घटनाएं घटित हो रही हैं, एक तो सतत स्पेक्ट्रम वाली और एक अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम वाली। तो जो कंप्लीट स्पेक्ट्रम है इन दोनों के मिश्रण के रूप में प्राप्त होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, उसी को अपन यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, देखो एक्सरे स्पेक्ट्रम क्या होता है, सभी संभव, ठीक है, सभी उत्सर्जित लैम्डा का समूह, सभी उत्सर्जित लैम्डा का समूह, मतलब जो भी कलेक्शन है एक तरह से सभी उत्सर्जित लैम्डा का समूह क्या कहलाता है बच्चों को, सभी उत्सर्जित लैम्डा के समूह को एक्सरे स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक्सरे स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो कि सतत तथा अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम, जो कि सतत तथा अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम के मिश्रण के रूप में प्राप्त होता है। स्पेक्ट्रम के मिश्रण के रूप में होता है, क्या कहते हैं, प्राप्त होता है, एक ही बात है, जो कि अभी सतत तथा अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम के मिश्रण के रूप में होता है। तो जो पहले अपन यहाँ पढ़ेंगे सतत स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है, इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे अभिलाक्षणिक, ठीक है। तो देखिए सतत स्पेक्ट्रम पढ़ने आ रहे हैं अपन, सतत स्पेक्ट्रम मतलब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। सतत स्पेक्ट्रम क्या बच्चों, देखिए सतत स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो लक्ष्य परमाणु के नाभिक से अंतःक्रिया करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो डायग्राम समझा रखा है, ये लक्ष्य परमाणु है, यहाँ से आने वाला इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से उत्सर्जित होकर आया था, उसके पास प्रारंभ में गति ऊर्जा कितनी थी बच्चों, जस्ट टक्कर से पहले, एनोड पर टक्कर से पहले उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी कितनी थी, E/V, जिसे बोल दिया मैंने हाफ mvi², ठीक है। अब तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नाभिक के अंदर, यहाँ पे परमाणु के अंदर से वो गुजरता है, इस नाभिक के से अंतःक्रिया करता हुआ इधर चला जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा में कुछ हानि हो जाती है। जब मान लो इसकी पहले गति ऊर्जा थी 50,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब रह गई मान लीजिए 20,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितनी ऊर्जा में हानि हुई, 30,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हानि हो गई। तो वो जो हानि हुई है वही यहाँ पे एक्सरे फोटोन के रूप में प्राप्त होती है, अर्थात एक्सरे फोटोन की जो ऊर्जा है, मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरा तो इसकी ऊर्जा में हानि हुई, उतनी ही ऊर्जा हानि का एक एक्सरे फोटोन यहाँ से उत्सर्जित होता है, अर्थात इस एक्सरे फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, 50,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 20,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कितनी बनेगी 30,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्थात EPH बराबर क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। तो वो चीज अपन देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ क्या बच्चों, आपतित जो इलेक्ट्रॉन है, आपतित इलेक्ट्रॉन लक्ष्य परमाणु के नाभिक से अंतःक्रिया करता है, जिससे इस इलेक्ट्रॉन की
जैसे इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में हानि होती है, काइनेटिक एनर्जी में हानि हो जाती है, जो कि एक एक्सरे फोटोन ग्रुप में, जो कि एक एक्सरे फोटोन की EPH के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है। ये चीज अपन देखी, तो हम कैसे बच्चों यहाँ पे, अतः इस फोटोन की एनर्जी क्या होगी, अतः बच्चों EPH का मान, EPH बोले, EPH बोल लो, या बच्चों अपन जानते हैं फोटोन की एनर्जी को अपन लिखते हैं hν SC अपॉन लैम्डा लिखते हैं, EPH बोले या hν या HC अपॉन लैम्डा कहा जाए, एक ही बात है, SC अपॉन लैम्डा। इसका मान किसके बराबर होगा बच्चों, इसका मान बराबर होगा KE लॉस के बराबर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी लॉस, KE हानि। और जो KE हानि किसके बराबर होगा बच्चों, KE हानि को हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर ये मान होगा, ठीक है। या इसको हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो क्या थी E इंटू वी, एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखते हैं हाफ mv फाइनल स्क्वायर, ये लिखते हैं EV माइनस हाफ mv फाइनल स्क्वायर। और तो देखो यहाँ पे ज्यादा क्या हो सकता है कि ये पूरा की पूरा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हानि हो जाए, जैसे यहाँ पे आने वाले इलेक्ट्रॉन ऊर्जा मान लो 50,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, अंत में इसकी ऊर्जा हो गई 0, मतलब पूरी ऊर्जा हानि हो गई, तो उस समय फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी, 50 माइनस 0, मतलब पूरी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, अर्थात मैक्सिमम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यदि VF 0 है, ठीक है, अरे बच्चों यदि VF 0 मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, ये VF को बता रहा है वेलोसिटी को, स्मॉल v बच्चों वेलोसिटी बता रहा है, एंड कैपिटल V यहाँ पे विभवांतर बता रहा है ये। इफ VF इज इक्वल टू 0 मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो उस केस में यदि बच्चों फाइनल वेलोसिटी अगर 0 हो रही है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, तो उस केस में यहाँ पे जो E का मान क्या है, मैक्सिमम आएगा, ठीक है। यहाँ पे कैसे EPH के लो या HC अपॉन लैम्डा के लें, इसका मान किसके बराबर आएगा बच्चों, यहाँ पे ये तो 0 हो गया, क्या आएगा बच्चों EV के बराबर, EV के बराबर, जो कि क्या होगा मैक्सिमम, जो कि मैक्सिमम होगा, या कहते हैं अतः लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा, मिनिमम, लैम्डा इज इक्वल टू मिनिमम होगा, में जो एक्स्ट्रा निकलेगी उसकी तरंग दैर्घ्य न्यूनतम प्राप्त होगी, ठीक है। तो यहाँ से इस लैम्डा मिन का मान क्या आएगा, तो इसको इसके बराबर करें तो लैम्डा का मान निकालें, क्या आएगा HC अपॉन EV, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा मिन का मान कितना प्राप्त हुआ, इसलिए बच्चों लैम्डा मिन का मान निकालूं मैं, लैम्डा मिन का मान आएगा HC अपॉन EV, HC अपॉन EV, लैम्डा मिन का मान आया HC अपॉन EV, या बच्चों यहाँ पे 1 2 का 4 भी कर सकते हैं, लैम्डा मिन बराबर HC अपॉन EV, इसकी सहायता से निकालोगे तो लैम्डा मिन का मान मीटर के रूप में आएगा, जब सारे मान SI पद्धति में रखोगे तो। और अगर बच्चों 1 2 का 4 करते, 12400 बटे में V को भी जहाँ पे वोल्ट में रखोगे तो वोल्ट में रखेंगे तो डायरेक्ट रिजल्ट किसमें आएगा, फिर एंगस्ट्रॉम में, इसकी सहायता से निकालोगे तो जूल में आएगा, इससे निकालेंगे तो डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में, सॉरी इसकी सहायता से निकालोगे मीटर में आएगा लैम्डा मिन का मान, और इसकी सहायता से निकालोगे डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में आएगा, ठीक है। तो ये लैम्डा मीन आपको प्राप्त हुआ, इसे बोलते हैं बच्चों अंतक तरंग दैर्घ्य या देहली तरंग दैर्घ्य, ठीक है। ये जो लैम्डा मीन आपको प्राप्त हो रही है, इसे हम एक्सरे की देहली तरंग दैर्घ्य या अंतक तरंग दैर्घ्य कहते हैं, देहली या अंतक, इसे हम कट ऑफ बोलते हैं या कट ऑफ तरंग दैर्घ्य कहते हैं, तो जो यहाँ पे हम देखा कि यहाँ पे देखिए समझना बात को, यहाँ बच्चों ऊर्जा हानि कितनी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे आने वाली ऊर्जा मान लो 50 थी, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
यहां से इलेक्ट्रॉन गुजरा, कुछ भी हानि नहीं हुई, मान लो कुछ भी हानि नहीं हुई, तो यहाँ पे पूरी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो उस समय अब फोटोन की ऊर्जा कितनी आएगी? 0, क्योंकि कुछ ऊर्जा हानि हुई नहीं, फोटोन की ऊर्जा 0, तो फोटोन की ऊर्जा 0, तो तरंग दैर्ध्य कितनी हो गई? इन्फिनिटी, तरंग दैर्ध्य इन्फिनिटी हो गई। और अगर संपूर्ण ऊर्जा में हानि हो जाती तो तरंग दैर्ध्य का मान, यहाँ पे फोटोन ऊर्जा तो आती है अधिकतम और तरंग दैर्ध्य का मान आता लैम्डा मीन। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि इस स्पेक्ट्रम में लैम्डा मीन से लेकर अनंत तक सभी संभव तरंग दैर्ध्य उपस्थित होती है, मतलब उत्सर्जित होती हुई हमें दिखाई देती है। तो यहां से हम कह सकते हैं अतः सतत स्पेक्ट्रम में लैम्डा मीन से अनंत के मध्य, ठीक है, लैम्डा मीन से अनंत के मध्य सभी संभव तरंग दैर्ध्य, लैम्डा मीन बराबर कितना बच्चों यहाँ पे? EHC अपॉन EV, HC बराबर EV से अनंत के मध्य, लैम्डा मीन बराबर HC अपॉन EV से अनंत के मध्य सभी तरंग दैर्ध्य उपस्थित होती हैं, सभी तरंग दैर्ध्य लैम्डा उपस्थित होती हैं निम्नानुसार। क्या मतलब निम्नानुसार का? देखिए यहां बच्चों जो तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित हो रही है, हर अलग अलग तरंग दैर्ध्य अलग अलग मात्रा में उत्सर्जित होती है। मतलब कोई तरंग दैर्ध्य ज्यादा मात्रा में निकल रही है, मतलब ज्यादा संख्या में निकल रही है तरंग दैर्ध्य, कुछ कम संख्या में निकल रही है। तो कौन सी तरंग दैर्ध्य कितनी कितनी संख्या में निकलती है, उनके लिए अगर ग्राफ बनाए जाए तो हमें ग्राफ मिलता है कुछ इस प्रकार से। देखिए ये क्या बच्चों? आई वर्सेस लैम्डा ग्राफ बना रहे हैं, तीव्रता का लैम्डा के साथ ग्राफ, तीव्रता का लैम्डा के साथ ग्राफ बना रहे हैं, कुछ ऐसा मिलता है इस तरह से ये ग्राफ मिलता है, ठीक है। मतलब वोल्टेज अपन ने फिक्स कर दिया है, V इक्वल टू फिक्स, मतलब वोल्टेज निश्चित है ये, ठीक है, V वोल्ट का मान अपने फिक्स कर दिया V वोल्ट, ठीक है। तो ये फिक्स वोल्टेज है, तो यहाँ पे ये लैम्डा मीन और ग्राफ कहां जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। तो लैम्डा मीन से लेकर अनंत तक सभी संभव तरंग दैर्ध्य यहाँ पे उत्सर्जित होती है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को अपन देखें, इस पॉइंट को नीचे लेके आए तो यहाँ पे ये वाली जो तरंग दैर्ध्य है उसके लिए तीव्रता सबसे अधिकतम आ रही है, मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में। यहाँ पे इसको नीचे लेके आओगे तो ये पॉइंट ऐसा आएगा, मतलब ये वाली तरंग दैर्ध्य के लिए तीव्रता सबसे ज्यादा है, वो सर्वाधिक मात्रा में निकल रही होती है। वो मैं दर्शाया नहीं, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको दर्शा नहीं रहा। तो बस आप ये देखें कि हर अलग अलग तरंग दैर्ध्य अलग अलग तीव्रता, मतलब अलग अलग संख्या के रूप में प्राप्त हो रही होती है, ये ग्राफ बनता है। तो आई का मैंने लैम्डा के साथ ग्राफ देखा। अच्छा, आई का अगर अपन आवर्ती के साथ ग्राफ देखें तो क्या आता है बच्चों? देखिए आई का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ देखें, आवर्ती के साथ ग्राफ, तो बच्चों हम जानते हैं आवर्ती लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब आवर्ती बराबर क्या होगा? C अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे आवर्ती लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती है, तो जो लैम्डा का मान मिन से लेकर अनंत तक जा रहा है, तो आवर्ती का मान 0 से लेकर लैम्डा मैक्स तक, मतलब न्यू मैक्स तक आएगा। तो यहाँ पे ये आया ग्राफ 0 से लेकर न्यू मैक्स तक, यहाँ पे आता है न्यू मैक्स, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? अंतक आवर्ती। ये तो अंतक तरंग दैर्ध्य, ये हो गई अंतक आवर्ती, ये ग्राफ मिल रहा होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं सतत स्पेक्ट्रम। सतत का मतलब हर संभव मान। तो आप देखिए लैम्डा मिन से लेकर अनंत तक हर संभव मान, ग्राफ कहीं टूटा हुआ नहीं है, हर जगह ग्राफ पूरा साबुत बना हुआ है, मतलब हर तरंग दैर्ध्य के लिए यहाँ पे ग्राफ मिल रहा है, हर तरंग दैर्ध्य के लिए कुछ ना कुछ तीव्रता आ रही है और हर तरंग दैर्ध्य यहाँ पे उत्सर्जित होती है। ये मतलब है सतत तरंग दैर्ध्य का, मतलब सतत स्पेक्ट्रम का, ठीक है। तो बच्चों ये अपन देखा सतत स्पेक्ट्रम के बारे में, ये ग्राफ प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। अब इस पे बेस्ड अपन ये कुछ एक क्वेश्चन अपन समझे। तो जो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, क्या कह रहा है? निम्न ग्राफ में कौन सा विभवांतर बड़ा होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए अभी अपन ने यहाँ पे रिलेशन समझा था। फर्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं कि यहाँ जो लैम्डा मिन का मान है ये क्या होता है? 12400 बटा V, ठीक है। मीन्स लैम्डा मिन का मान अपन देख रहे हैं 12400 बटा V के बराबर होता है। तो यहाँ से आप देखिए V समानुपाती क्या आ रहा है बच्चों? V समानुपाती 1 अपॉन लैम्डा मिन, ये आ रहा है। तो यहाँ से हम देखें
लैम्डा 1 छोटा है लैम्डा 2 से, यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ पे दिस इंप्लाइज, यहाँ से अपन देखें v1 का मान लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2, इसलिए के कारण v1 इज ग्रेटर देन v2, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो ग्राफ अपन देख रहे हैं बच्चों, लैम्डा 1 छोटा है तो v1 का मान ज्यादा होगा, तो पहले का आंसर क्या होगा, v1 इज ग्रेटर देन v2। चलो सेकंड क्वेश्चन अपन देखें। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कुली नलिका में IF को दूना कर दें, मतलब फिलामेंट धारा को दूना कर दें तो लैम्डा मिन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो फिलामेंट करंट को दूना करने पे क्या होता है कि हमने कहा था कि आने वाले इलेक्ट्रॉन की तीव्रता बढ़ जाती है, संख्या बढ़ जाती है, लेकिन वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखिए लैम्डा मिन का मान केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे, ठीक है। तो हम फिलामेंट धारा को दूना करेंगे तो भी लैम्डा मिन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लैम्डा मिन केवल डिपेंड करती है वोल्टेज पे। तो हम आंसर कह रहे हैं, क्या आएगा इसका आंसर, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि लैम्डा मिन केवल V पर निर्भर, मतलब वोल्टेज पर निर्भर होता है, पर निर्भर, क्योंकि V का मान केवल V पर निर्भर करता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लैम्डा मिन पर। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि कुली नलिका में हमने 50 किलो वोल्ट लगा रखा है, ठीक है, परिपथ में धारा 3.2 मिली एम्पेयर आ रही है, तो ज्ञात करिए। पहला कह रहा है प्रति सेकंड एनोड पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। थोड़ी देर पहले समझाया था आपको मैंने बच्चों, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पूछ सकता है, आपको दी गई हो। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, तो यहाँ से हम देखिए बच्चों, पहले धारा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, I बराबर बच्चों Q अपॉन T, I बराबर Q अपॉन T और Q को रख दें NE अपॉन T। तो यहाँ से Q बराबर यहाँ पे NE रख दिया, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, N का मान निकालना है। तो यहाँ से N का मान निकाल लीजिए, N बराबर क्या हो जाएगा, IT अपॉन E, IT अपॉन E, I का मान दे रखा है 3.2 मिली एम्पियर में 10 की घात -3, टाइम का मान 1 दे रखा है 1 सेकेंड। तो चलो यहाँ पे और बटे में E का मान अपन जानते हैं कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19, ठीक है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 किसका मान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे तो क्या जाएगा, से कट जाएगा 2 बार और जाएगा 10 की घात 16, तो 2 गुणा 10 की घात 16 ये बन जाएगा रिजल्ट, 2 गुणा 10 की घात 16, ठीक है। उसका फिर सेकंड अपन देखें, सेकंड में क्या पूछा जा रहा है कि एनोड व कैथोड के मध्य विद्युत क्षेत्र निकालना है। ये भी समझाया था, विद्युत क्षेत्र कैसे निकाल सकते हैं, E बराबर V अपॉन D करके, विभवांतर बटा दूरी अंतर। तो विभवांतर तो कितना है बच्चों यहाँ पे 50 किलो वोल्ट, ठीक है, मतलब 50,000 वोल्ट, ठीक है, 50,000 वोल्ट है। और यहाँ बच्चों दूरी कितनी है, दूरी दे रखी है आपको 0.5 मीटर, 0.5 मीटर आपको दे रखी है। तो यहाँ पे कितना जाएगा बच्चों, यहाँ पे 0.5 का इसके अंदर भाग लगा देंगे, तो यहाँ पे ये जाएगा बराबर, ये 0.5 से कटेगा 10, मतलब ये आ जाएगा वोल्ट पर मीटर, ठीक है, मिस 10 पावर 5 वोल्ट पर मीटर, ये आ जाएगा मिस 1 लाख वोल्ट प्रति मीटर, ये आ गया E का मान, ठीक है। उसका बच्चों फिर थर्ड देखिए क्या पूछा है आपसे, थर्ड पूछा है एनोड पर टकराते समय इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। तो हम जानते हैं टकराते समय इलेक्ट्रॉन काइनेटिक क्या होती है, E इंटू वी होती है, E इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ पे E इंटू वी अप्लाई कर दें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर E इंटू वी। और जो E, V का मान कितना रखा है 50 किलो वोल्ट, 50 किलो वोल्ट, तो क्या बन जाएगा ये 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा रिजल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। फिर फोर्थ में क्या पूछा जा रहा है आपसे, पूछा है एक्सरे की दहली तरंग दैर्घ्य के लिए अंतक तरंग दैर्घ्य कितनी है। अंतक तरंग दैर्घ्य यहाँ पे आपको वोल्टेज रखा है तो 1/2 का 4 कर सकते हैं, लैम्डा मिन निकालना है, 1/2 का 4 कर दीजिए, लैम्डा मिन बराबर 12400 में V बटे में V कर देंगे, यहाँ पे 12400 बटे में V का मान 50,000 वोल्ट है, ठीक है, 50,000 वोल्ट रख देंगे। तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो तो 2.48 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 0.248 यहाँ डिवाइड करेंगे, ये 50,000
0.248 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, किया जाएगा तो 0.248 एंगस्ट्रॉम किया जाएगा। तो वहां से अपन देख रहे हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो हमने इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक लिखे E इंटू वी लिखा है, तो वही अपन यहाँ पे पहले ये निकाल लिया। फिर लैम्डा मिन के लिए अपन ने देखा था, लैम्डा मिन के लिए 1 2 का 4 करके ये निकाल लिया अपन ने, 0.248 एंगस्ट्रॉम आ गया। अब देखिए उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन नंबर 4 अपन देखें क्या कह रहा है। यहाँ बच्चों आपसे कह रहा है कि इतनी किलोवोल्ट अपन ने आरोपित किया गया है, एक्सरे उत्सर्जन में किसी इलेक्ट्रॉन की 5% गति ऊर्जा क्षय हो जाती है, तो उत्सर्जित एक्सरे की लैम्डा क्या होगी। तो हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे फोटोन की जो ऊर्जा है वो किसके बराबर है, गतिज ऊर्जा में हानि के। तो गतिज ऊर्जा में हानि कितनी बोल रहा है, केवल 5%, 5% हानि हुई है। वही जो ऊर्जा हानि हुई है वो किसमें प्राप्त हुई, इलेक्ट्रॉन को, मतलब फोटोन के रूप में प्राप्त हुई है। तो यहाँ से अपन देखें बच्चों पहले इसकी जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक ऑफ इलेक्ट्रॉन E इंटू वी का यूज करें, और E इंटू वी, ई बच्चों कितना है यहाँ पे, ई का मतलब ई वी का मान रखा है 20 किलोवोल्ट, मतलब 20,000 वोल्ट, ठीक है। तो कितना बन गया बच्चों ये 20,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गई बच्चों काइनेटिक एनर्जी 20,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे हम फोटोन की एनर्जी देखें, फोटोन एनर्जी कितनी है, फोटोन एनर्जी का मान 5% लॉस हुआ है, ठीक है, 5% ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि 5% लॉस हुआ है, वही यहाँ पे ईपीएच के रूप में प्राप्त होगी। 5% मतलब 5/100 इंटू 20,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे क्या बच्चों, ये देखिए 2 0 से 2 0 काट दो, क्या बचा 5 इंटू 200, 5 इंटू 200 कितना हो गया 1000, ठीक है, 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए फोटोन एनर्जी पता चल चुकी है, हमें निकालना है लैम्डा। तो हम जानते हैं, आपको स्टार्टिंग में समझाया था मैंने एक्सरे में कि लैम्डा के लिए अपन 1 2 का 4 यूज कर सकते हैं, EPH इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा भी होता है, या कि 12400 बटा लैम्डा भी होता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 12400 बटा EPH। EPH को आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखोगे तो यहाँ पे रिजल्ट किसमें आएगा बच्चों, एंगस्ट्रॉम में। तो यहाँ पे 12400 डायरेक्ट रख रहे हैं 1000, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कट गए, तो जाएगा 12.4 एंगस्ट्रॉम, यह जाएगा रिजल्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लैम्डा का मान निकाल लिया, अपने कितना आ गया 12.4 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार बच्चों ये अपने ये सतत स्पेक्ट्रम के कुछ क्वेश्चन अपने सॉल्व किए, ठीक है। फिर यहाँ पे बच्चों अपन कल पढ़ेंगे अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम के बारे में। अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है, हल्का सा हिंट दे दूं आपको मैं, कल पढ़ेंगे अपन। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये आने वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ पे इस सीधे इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है, इससे या इससे किसी भी इलेक्ट्रॉन से टक्कर करके उसको बाहर निकाल देता है। तो बच्चों इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया मान लें टक्कर करके, तो यहाँ पे एक खाली स्थान बन जाएगा। अब इस खाली स्थान को भरने के लिए ऊपर की कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन नीचे आने लगेंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण प्रारंभ हो जाएगा। और आप जानते हो बच्चों, जैसे अपने H एटम में पढ़ा था पहले बोर मॉडल में, जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो जहां से जहां पे जंप हुआ है उतनी ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा का एक फोटोन उत्सर्जित होता है। तो वही घटना यहाँ भी घटित होगी, इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे जंप करेगा, संक्रमण करेगा, तो वहां से ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा वाले फोटॉन्स का उत्सर्जन होगा। तो जो जो संभव फोटॉन्स यहाँ पे उत्सर्जित होंगे उन सभी को हम क्या बोलते हैं, अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। कल पढ़ेंगे इसको अपन डिटेल में। चलो आज के लिए इतना बहुत है, कल मिलते हैं, ओके गुड बाय।